स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया वो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान को विधिवत जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है। आज का जो अपना चैप्टर है इसका नाम क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इस क्लाइमेटोलॉजी के क्या हम कहते हैं? जलवायु विज्ञान। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। अब इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो हम आज टॉपिक क्लियर करेंगे उसका नाम क्या है? वायुमंडल की संरचना एवं संघटक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को आज आप देखिए और इसको जो हम क्लियर करेंगे आज। तो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया और इस जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो आज टॉपिक है वायुमंडल की संरचना एवं संघटक। इंग्लिश में इसको कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम वायुमंडल किसे कहते हैं इसको समझें, यानी एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। उसके बाद से संरचना को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। और तीसरा जो इसमें कारक क्या है? संघटक क्या कहते हैं? कंपोजिशन। इन तीन चीजों को आप समझ जाएंगे तो वायुमंडल आज क्लियर हो जाएगा। आइए बारी बारी से इसको देखते हैं। पहला, वायुमंडल किसे कहते हैं इसको समझा जाए। वायुमंडल का मतलब हो गया, वायु सीधा सीधा आप देख रहे हैं, ठीक है, और मंडल भी आप देख रहे हैं। मतलब एक ऐसा मंडल का मतलब भूमंडल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। क्लियर हो गया? मंडल का मतलब भूमंडल और भूमंडल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। यानी पृथ्वी को चारों तरफ से एक वायु जो है क्या है? घेरे हुए है। यानी पृथ्वी को चारों तरफ से एक बृहत वायु द्वारा जो घेरा हुआ एक वातावरण है, जो एक मंडल है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। दूसरी चीज जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो संरचना पढ़ेंगे। संरचना का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर। यानी संरचना का मतलब हो गया कि वायुमंडल में जो बनावट वायुमंडल की है उसमें स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसमें कितनी लेयर है, उस लेयरों के बारे में पढ़ेंगे। कितने जो है परतें हैं, उन परतों के बारे में हम संरचना के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो इसका जो है टॉपिक आ रहा है संघटक का मतलब क्या हो गया? कंपोजिशन। यानी किन किन तत्वों से मिलकर के वायुमंडल की रचना हुई है। ठीक हो गया? तो वायुमंडल, संरचना और संघटक। आइए पहले हम संघटक से स्टार्ट करते हैं, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है संघटक। अब देखिए, संघटक का मतलब हो गया कि वायुमंडल में कौन से ऐसे घटक हैं जिनके निर्माण से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हमने वायुमंडल का बताया कि वायु की क्या है? एक परत है जो चारों तरफ से वायुमंडल को, पृथ्वी को क्या है? घेरे हुई है। तो वायु में क्या क्या मिला हुआ है? संघटक में पहले क्या आ गया? वायु। ठीक है। वायु के अंतर्गत ही क्या आ जाती है? गैस। दूसरा क्या आ जाएगा? जल वाष्प। और तीसरा क्या आ जाएगा? धूल कण। ठीक हो गया? यानी ये सारी चीजें किसमें हैं? वायु में मिश्रित हैं। और यही वायु क्या है? चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है जो वायुमंडल है। अब वायुमंडल में गैस है, जलवाष्प है और धूल कण है। अब गैसों को आइए हम यहां इस चार्ट के माध्यम से डिटेल में देखते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छा ही बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है। अब जो वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है उसमें सबसे नंबर 1 पे क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है? 78.03, जिसको हम 78% कहते हैं। दूसरा क्या है?
ऑक्सीजन जिसको हम 20.99 यानी 21% कहते हैं। तीसरी जो गैस की प्रधानता है वो आर्गन है, कितना है 0.94 है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, हाइड्रोजन 0.01, नियान जो है 0.0018, हीलियम जो है 0.0005, क्रिप्टॉन जो है 0.0001, जेनॉन क्या है 0.00009 है, ओजोन भी क्या है 0.00001 है। तो ये जो है गैसों का क्या है, ये परसेंटेज है वायुमंडल में, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोनों गैसों ही मिलकर कितनी होती है 99% हो जाती है। अब बारी बारी से जो महत्वपूर्ण गैसें हैं उनको बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन जो गैस है ये गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये गैस नहीं रहती तो वायुदाब का अनुभव हमें नहीं होता, हवाएं जो चलती हैं उनके गति का आभास नहीं होता, और जो जो वर्षा होता है, बादल जो लगते हैं वो हम नहीं जान पाते। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है नाइट्रोजन का, अगर नाइट्रोजन गैस का अभाव रहे तो आग अगर कहीं लग जाए तो बहुत तेजी से फैल जाती। इसी नाइट्रोजन गैस के कारण आग जो है बहुत तेजी से फैलती नहीं है। और जो चीजें हैं नाइट्रोजन जो क्या करता है, जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रोटीन प्रदान करता है। तो इतने जो फायदे हैं वो नाइट्रोजन से हैं। ठीक हो गया। ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी गैस है, अगर ऑक्सीजन न रहे तो जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब ये ऑक्सीजन अगर ना रहे तो कहीं जो है आग जल नहीं सकती है। ऑक्सीजन का काम क्या है, अगर ऑक्सीजन है वायु में तभी जो है आग लग सकती है, यानी आग जल सकती है। तो ये ऑक्सीजन के फायदे हैं। आर्गन देख रहे हैं आप 0.94 है। कार्बन डाइऑक्साइड समझ रहे हैं कि इस जो है पेड़ पौधों जो कार्बन जो छोड़ते हैं वो है उत्सर्जन जो होता है। उसके बाद से एक लास्ट गैस यहाँ पे आती है ओजोन। ओजोन गैस जो क्या है, ये जीवनदायिनी परत जिसको कहा गया है, और ये जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको ये गैस क्या करती है, सोखती है, जिससे वह धरातल पे नहीं आ पाता। अगर वो धरातल पे आ जाए यानी ओजोन गैस अगर ना रहे तो क्या हो जाएगा, चर्म रोग यानी चर्म कैंसर भी मनुष्यों को हो जाता है। तो इस तरह से इन गैसों के बारे में आपने देखा। तो वायु में क्या मिला है, गैस। ठीक है। दूसरा चीज क्या आता है, जलवाष्प। अगर जलवाष्प ना रहे तो बादल नहीं लगेंगे, वर्षा नहीं होगी, और जलवाष्प के वजह से ही जो टेम्परेचर सूर्य से आता है, ये जलवाष्प क्या करते हैं, उस चीज को सोख लेते हैं। इसीलिए जलवाष्प की भूमिका किस तरह से, एक कंबल की तरह से है। जिस तरह से ठंडी में हम क्या करते हैं, गर्मी से ठंडी में जो है ठंड से बचने के लिए हम कंबल ओढ़ लेते हैं, तो वह हमें क्या करता है, टेम्परेचर से रक्षा करता है ठंड से। सेम काम जलवाष्प वही करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश को क्या करता है, सोख लेता है, और जो उष्मा धरती को मिलता है उसको भागने नहीं देता है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। कौन, जलवाष्प। और जलवाष्प के कारण ही आप जो देखते हैं आसमान में जो इंद्रधनुष रंग दिखता है, इसी के कारण होता है। ठीक हो गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, धूल कण। धूल कणों की विशेषता यह है कि इन धूल कणों के वजह से ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, और जो सुबह और शाम में आप जो सूर्य का प्रकाश जो गोधिल जो लाल रंग देखते हैं, इन्हीं धूल कणों के कारण होता है। और धूल कणों के कारण ही वर्षा होने में मदद मिलती है, क्योंकि ये धूल कण क्या होते हैं, संघनन के प्रक्रिया के फलस्वरूप बूंदों को जमा करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आशा है ये जो वायुमंडल के संगठन यानी कंपोजिशन को गैस, जलवाष्प और धूलकण के माध्यम से हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। दूसरा जो कारण है, संरचना के बारे में हम समझते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब स्ट्रक्चर को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सामान्यतः वायुमंडल में 6 परतें पाई जाती हैं। सबसे निचली परत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और जिसकी ऊंचाई जो है वह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, और ध्रुवों पे कितनी है, 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसी क्षोभ मंडल में समस्त जो है भौतिक क्रियाएं होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, वर्षा, हिम का पड़ना, ओला, अपल वृष्टि, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये सब इसी
क्षोभ मंडल यानी धरातल से 18 किलोमीटर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर के बीच में ही होती हैं। ठीक हो गया। क्षोभ मंडल के ऊपर जस्ट 1.5 किलोमीटर की एक पतली परत पाई जाती है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं। यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होती है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, जिसकी मोटाई क्या है, क्षोभ सीमा की 1.5 किलोमीटर है। और इसमें होता क्या है कि यहां टेम्परेचर क्या होता है, ध्रुवों पर जो है -80% और भूमध्य रेखा पर -45% यहाँ टेम्परेचर होता है। और क्षोभ मंडल में क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक हो गया। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपने जान लिया। क्षोभ सीमा जो 1.5 किलोमीटर की होती है इसको आपने जान लिया। इसके ऊपर जो होता है समताप मंडल होता है जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा से लेकर के 50 किलोमीटर के तक मानी जाती है। और इस समताप मंडल का मतलब होता है इसमें टेम्परेचर क्या होता है, समान रहता है। और इसी समताप मंडल में वायुयान के उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें बादल नहीं बनते हैं, बिजली नहीं गरजती है, हवाएं जो है उस गति से नहीं चलती हैं, इसलिए इसको जो है आदर्श माना गया है जो है हवाई जहाज के लिए। ठीक है। और इसी समताप मंडल में हमारी सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या, ओजोन गैस पाई जाती है। तो आपने देखा क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक रहती है, और इसके ऊपर जो आता है मध्य मंडल जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आती है। और इसी मध्य मंडल में उल्काएं जो होती हैं, उल्का जो पिंड गिरती हैं इसी मध्य मंडल में गिरती हैं। और यहां से जो है क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ क्या हो जाता है, घटने लगता है। ठीक है। यहां पर लगभग 80 किलोमीटर के ऊपर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। तो मध्य मंडल के ऊपर जो मंडल आता है इसको हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल में आयन गैस की प्रमुखता होती है, जिसके कारण सूर्य से जो रोशनी निकलती है, कभी कभी ये आयन मंडल क्या करते हैं, उसको जो है आयनिक प्रक्रिया से वो जो है ज्योति में एक बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति। ज्योति को हम क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरोरा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है जो है ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस के बारे में। तो वो यही ऑरोरा है जिसको हम ज्योति कहते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश है आयन मंडल में आयनीकृत होकर के उसके प्रकाश में वृद्धि हो जाती है, और वह ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुवों पर, जिसको हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ये लाल रंग के जो चमक जो है दिखाई देते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें, आयन मंडल में। आयन मंडल की दूसरी प्रमुखता क्या है कि रेडियो तरंगे जो होती हैं, जो धरातल से रेडियो तरंगे छोड़ी जाते हैं, जो भी नेटवर्क के काम में आते हैं रेडियो का तत्वों के लिए, वो इसी मंडल में उनकी स्थापना, यहीं से वो जो है प्रसारण होता है, वहीं से रेडियो तरंगे क्या होती है, परावर्तित होती है। अब आयन मंडल के ऊपर जो मंडल पाया जाता है वह बाह्य मंडल पाया जाता है, और आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पाई जाती है। बाह्य मंडल के बाद जो है जो छठवां है अनंत आकाश जो है, उसके बारे में ऊपर की जो सीमा है उसको बाह्य मंडल कहते हैं। तो इस तरह से क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इसी को बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है जलवायु की संरचना और संगठन संबंधित जो आज का टॉपिक था क्लियर हुआ। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।